हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं इमारतें, चित्र तथा किताबें। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 6 से लेके 12th तक की एनसीईआरटी कराई जा रही है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11। बिकॉज इससे पहले हमने 1 से लेके 10 तक की क्लासेस पूरी कंप्लीट कर चुकी है क्लास 6 में, ठीक है ना। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है अध्याय 11। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है और यहाँ A to Z हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी एनसीईआरटी की। धैर्य रख के पढ़ना है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना है, बिकॉज हमें एक ही बार में पीटी को क्वालिफाई करना है। तो पीटी को एक बार में क्वालिफाई करने के लिए आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन टच जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आज की इस कक्षा का स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आवर टाइम इज आवर मनी। और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप सबको हम बता दें कि इसमें जो हम पढ़ेंगे इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसमें कुछ लौह स्तंभ के बारे में जानकारियाँ दी हुई हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद कौन सी लौह स्तंभ है, किस तरीके से हुई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे पुस्तकों की दुनिया क्या थी, ठीक है ना। उसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं कि क्या मतलब, एक होता है गर्भागृह, एक होता है परिक्रमण स्थान, एक होता है मतलब विज्ञान किस तरीके से होता है, पुराणों की संकलन कहाँ हुई थी, इस सब के बारे में ही हम लोग पढ़ने वाले। तो चलिए हम बिना देर के अपना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्लासेस शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान में प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पा कालीन कुशल शिल्पी और उन्हें तांबे के धातु कर्म यानी कि धातु शोधन की जानकारी थी। जब तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था तब हड़प्पा कालीन कांस्य युग से जुड़ी हुई यह वही उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित थे। भारत अत्यंत विकसित किस्मों के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, खोटा लोहा, पिटवा लोहा तथा ढलवा लोहा। यानी कि मुख्य रूप से ये माना जाए तो ये कह रहा है कि जो अपना भारत है ये आज से नहीं बल्कि पूरा पाषाण काल से ही सभ्यताओं के युग से ही धातु में आगे रही है। जैसे कि आप सबको पता है कि हड़प्पा काल को हम लोग किस चीज़ से जानते हैं। हड़प्पा काल को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है कि कांस्य युगीन सभ्यता है ये, ठीक है ना। वहाँ पे लोहा नहीं पाई गई थी लेकिन कांसा का तो पता गया था ना, कांसा तो पाया गया था ना वहाँ पे। और कांसा को कैसे बनाया जाता था, इसमें भी बताया गया है कि टीन और तांबे से मिलाकर कांसा को बनाया जाता था, ठीक है ना। तो इतना आप सबको पता है कि जब टीन को और तांबे को मिलाकर बनाया जाता कांसा को, तो वहाँ पे भी धातु की प्रचलन हुई। और साथ में जो ही थोड़ा सा इस सभ्यता से हम आगे बढ़े तो हम लोहे की प्रचलन को भी देख लिए, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि लौह स्तंभ महरौली जो कि दिल्ली में है, ठीक है ना। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोहा का स्तंभ, चलिए पहले लोहा का स्तंभ हम दिखा देते हैं। यही है वो लोहा का स्तंभ। कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले कि ये दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और वो भी महरौली में है। कहाँ पे है? महरौली के अंदर है, ठीक है ना। दिल्ली में है, महरौली में है और कुतुब मीनार के परिसर में है। कहाँ पे है? कुतुब मीनार के परिसर में है, ठीक है ना। कुतुब मीनार के परिसर में है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7.2 मीटर हाइट है इसकी। और तथा जो इसकी भार है वो है टोटल 3 टन, ठीक है ना। और इसको बनवाया किसने है तो ये भी देख लीजिए। इसको बनवाया है चंद्रगुप्त राजा, जो कि गुप्त वंश के थे। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त, ठीक है ना, इन्होंने बनवाया। और कब बना है ये तो 1500 साल पहले बना, ठीक है ना। 1500 साल पहले बना। इतना आप लोग को जानकारी हो गई। अब पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, लोहा का स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इनका निर्माण लगभग 1500 साल पहले, इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। देखिए, कुतुब मीनार के बनने की जानकारी हमें कुतुब मीनार पर जो अभिलेख खोदा गया ना उससे मिलती है। इसमें
चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र किया गया है, संभवतः यह गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों बाद भी इसमें जंग नहीं लगी, यानी कि किस तरीके से लोहा को निर्माण किया गया होगा कि अभी तक जंग नहीं लगी है। और एक बात और, इसकी जो जानकारी है दोस्तों, ये जानकारी हमें इस पर मतलब जो खुद कर लिखा गया है उससे पता चलता है, ठीक है ना, कि मतलब इसको बनवाया किसने था, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ईंटों तथा पत्थरों की इमारत, ठीक है ना। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों से देखने को मिलती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है आराम से कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसको हम सीधा भाषा में कह सकते हैं कि टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते थे, कभी गोल, लंबे तो कभी बड़े एवं छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बे में बुद्ध या फिर उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे अब देखिए स्तूप होता है क्या था, आप लोगों ने एक ऐसी मेहराब आकार की देखी होगी कहीं कहीं मंदिर, ठीक है ना, इस टाइप के मेहराब आकार के हो जाता है। यहाँ पे जो होता था, यहाँ पे उसको कहा जाता था धातु मंजूषा। क्या कहा जाता था? धातु मंजूषा। इसको धातु मंजूषा कहा जाता। और स्तूप अभी हम आगे दिखाते हैं। स्तूप का मैंने रखा, ये है स्तूप, जो कि सांची का स्तूप है, फिलहाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसकी शेप देख रहे हैं, इस तरीके से शेप है, एक टीला होता था स्तूप, ठीक है ना। मुख्य रूप से समझा जाए तो स्तूप कहाँ से लिया गया है ये भी देख लेते हैं। स्तूप जो है ना, देख लेते हैं आगे वाले पेज में। कह रहा है स्तूप संस्कृत एवं पाली वर्ड से लिया गया है। क्या? पाली प्लस संस्कृत। स्तूप जो लिया गया है वो पाली तथा संस्कृत शब्द से लिया गया है। इन दोनों से लिया गया है कौन सा शब्द दोस्तों? स्तूप शब्द, ठीक है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ ढेर होता है या टीला होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग समझ गए। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग क्या लिखा गया है सो, है ना। कई कीमती पत्थरे या फिर सिक्के उनमें क्या करते थे? रखे जाते थे। इसमें इसे धातु मंजूषा कहते हैं, यानी कि स्तूप के ऊपर जो ऐसे मेहराब के आकार की जो यहाँ पे शेप बना होता था, और यही जो ऊपर वाला होता था, इसको हम धातु मंजूषा कहते थे, ठीक है ना। और इसमें क्या है, मतलब जो मेन मेन चीजें होती थी वो दबा के रखी जाती थी। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी के एक टीला होता था। बाद में टिल्ले के ईंटों से ढक दिया जाता था, और बाद के काल में उसे क्या गुंबद नुमा ढांचे के तराशे हुए पत्थर से ढक दिया जाता था। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ भी बनाया जाता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। यानी कि प्रदक्षिणा पथ एक वृत्ताकार पथ जो कि स्तूपों की परिक्रमा करने के लिए बनाया जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे हम वेदिका कहते हैं। अब ये प्रदक्षिणा पथ जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? रेलिंग से घेर दिए, ताकि यहाँ से लोग यहाँ ना जा पाए, और उसको हम लोग क्या कहें? वेदिका कह दिए, ठीक है ना। कह रहा है कि वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रोलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला के सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। यानी कि ये जो रोलिंग बना था, यहाँ पे कली का मतलब बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी। अभी भी अगर कोई स्तूप में आप देखने जाओगे, या फिर इसी स्तूप में आप लोग देख लें ध्यान से, देखिए इसी स्तूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या बना गया, यहाँ पे देखिए घूमने के लिए जगह बनाई गई है, ताकि घूम घूम के हम लोग परिक्रमा कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे देखिए ये मंदिर, यहाँ पे मूर्तियाँ बनाई गई है, यहाँ पे इस साइड दीवार में मूर्तियाँ बनाई गई, इस साइड दीवार में मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ठीक है ना। मुख्य रूप से बना दिया था कि जो भी घूमे वो बोरिंग फील ना हो, उनको देखते हुए और घूमते रहें, ठीक है ना। आगे देखते हैं। ये भी एक मतलब एक उस स्तूप से उठाया गया एक मूर्त है। इस टाइप की मूर्त साइड साइड में बना दिए जाते थे, ठीक है ना। कह रहा है कई बार पहाड़ियों को काट कर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्ति तथा चित्रों द्वारा सजाया भी जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया
किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि मंदिर का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सी होती थी, तो उसको हम कहते थे क्या? गर्भगृह। गर्भगृह मंदिर का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग हुआ करता था। ठीक है ना। आगे कह रहा है कि जहाँ मुख्य देवी देवताएं की मूर्ति को रखा जाता था यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाया जाता था। भीतर गांव जैसे मंदिर में उनके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। अब शिखर तो आप सबको भी पता होगा। ठीक है ना। शिखर के निर्माण कठिन कार्यों के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी जहाँ पर सभागार होते थे और जहाँ लोग इकट्ठे हुआ करते थे। यानी कि जो मंडप होती थी वहाँ पे और कुछ नहीं, वो मंडप सिंपल वे में ये था कि जो मंडप ऐसी जगह को कहते थे जहाँ पे लोग क्या करते थे, आपस में बैठ के सभाएं किया करते थे या फिर बात वार्तालाप किया करते थे। ठीक है ना। तो इसमें मेन क्या था? गर्भगृह था, जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी और साथ में यहाँ पे पुजारी भी बैठते थे और साथ में जो पूजा करवाते थे वो भी बैठते थे और साथ में एक मंडप हुआ करता था जहाँ पे लोग वहाँ पे बैठ के अपना बातें करते थे या फिर जो भी हो वो क्रियाकलाप यहाँ पे किया करते थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इनके लिए काफी धन खर्च होते थे, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी उन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म की पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद दीवारों की चौखटों, फर्शों और छतों के आकार दिए जाते थे। इन्हों तैयार हो जाने की सबसे हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल होता था। यानी कि मुख्य रूप से माना जाए तो वहां पे नीचे से बनना नहीं शुरू होता था। एक खोद के वो लोग बड़े से पत्थर निकालते थे, ऊपर से तराशना शुरू करते थे और ऊपर से बनाना शुरू करते थे। ठीक है ना। ये सब पढ़ने के बाद हमें इतना जानकारी तो होता है। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो कि उपहार अपने साथ लाते थे, इनमें इमारतें की सजावट की जाती थी, जैसे हाथी का दांत, काम करने वाले श्रमों के संग, सांची का एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने में खर्च किया गया था। इनकी सजावट के दौरान पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहा, सुनार, ऐसी कई स्त्री पुरुष शामिल हैं जिनके नाम खम्भों, रोलिंग तथा दीवारों पर खुदे गए हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखते जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने में योगदान दिए हैं। यानी कि उनका भी नाम लिख दिया जाता था जो थोड़ा सा भी योगदान दिया करते थे। अब बात कर लेते हैं चित्रकला की। चित्रकला तो आप सभी को पता है। ठीक है ना। कह रहा है अजंता की गुफा, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों साल के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें इनमें सो ज्यादातर इनमें से ज्यादातर बौद्धिक भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार का मतलब वो होता था कि जो बौद्धिक भिक्षु घूमा करते थे ना, मतलब इधर से उधर, उनके एक रहने का स्थान जहाँ पे वो लोग आके रह सके और अपना, जैसे बारिश की मौसम हुई या फिर कोई ऐसा मौसम हुआ जिनमें वो लोग बाहर नहीं रह सकते हैं, तो उसको हम लोग विहार कहा करते थे। ठीक है ना। इनसे कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है। यहाँ इनके लिए कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मिसालों की रोशनी में बनाए गए हैं। इन चित्रों में रंग 150 साल बाद भी चमकदार है। ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए जाते थे। इन महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार अज्ञात है। यानी कि मुख्य रूप से समझा जाए कि अंधेरा होती थी, जिसके कारण वो लोग ऐसे रंग का यूज करते थे जो कि थोड़ा सा रोशनी दे। ठीक है ना। पुस्तकों की दुनिया, अब हम पढ़ लेते थोड़ी सी पुस्तकों की दुनिया के बारे में। ठीक है ना। चलिए, पुस्तकों की दुनिया में सबसे पहले एक जो पुस्तक है उसको हम लोग कहते हैं शिल्पाधिकारम। क्या?
कारम, इसमें ये एक तमिल महाकाव्य है मुख्य रूप से समझा जाए तो। और इसमें जो कहानी दी गई ना ये तमिल महाकाव्य है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं बोलूँ तो आप लोग लिख लिया कीजिएगा। और इसमें जो है ना कोवलम की जानकारी दी हुई है, कोवलम, जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कोवलम और माधवी की कहानी, कोवलम तथा माधवी की कहानी दी हुई है इसमें, ठीक है ना। मुख्य रूप से कोवलम एवं माधवी की ही कहानी पूरी तरीके से इसमें दी गई है और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, शिल्पादिकारम में, शिल्पादिकारम में। और एक नेक्स्ट पुस्तक है जिसका नाम है क्या, मणिमेखलई। दूसरा जो पुस्तक है उसका नाम है मणिमेखलई। और इसमें जो कहानी दी हुई है ये भी एक तमिल ही महाकाव्य है, जिसमें इसमें जो कहानी दी गई है इसमें कोवलम तथा माधवी की पुत्री की कहानी दी गई है, ठीक है ना। जो कोवलम और माधवी की पुत्री थी उनकी कहानी दी गई है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, इसको पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं पुस्तकों की दुनिया। कह रहा है इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाओं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं दी हुई है। करीब 1800 साल पहले एक तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी, ठीक है ना। इसमें कोवलम नाम की एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहाड़ में रहता था, अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कन्नगी पुहाड़ छोड़कर मदुरई चले गए, जहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। और ये कहानी है, ठीक है ना, कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। और यही शिल्पादिकारम के बारे में वर्णन दिया गया कि वही में कोवलम और उनकी पुत्री की कहानी दी हुई है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं मणिमेखलई, ठीक है ना। कह रहा है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें कई देवी देवताओं की पूजा की विधियां भी दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार को, सृष्टि एवं राजाओं के बारे में भी कहानियां दिया गया है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते हैं। पुराणों का पाठ पुजारी तथा मंदिर में किया करते थे, जिसे लोग क्या करते थे, सुना करते थे, ठीक है ना। उसके बाद दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत तथा रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय है। तुम में से कुछ बच्चों ने इस कहानियों के परिचित भी होंगे। महाभारत कौरवों तथा पांडवों के बीच के युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज हम इसे जिस रूप में जानते हैं वह कबीर 1500 साल पहले लिखी गई थी, यानी करीब 1500 साल पहले ही लिखी गई थी, जो कहानी अभी हम लोग पढ़ते हैं महाभारत की, ठीक है ना। माना जाता है कि पुराणों और महाभारतों दोनों ही व्यास नाम के ऋषियों ने संकलित किया है। महाभारत में ही भगवत गीता, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में दी गई है। उन्होंने अपने पिता के वरदान, मतलब यही कहानी दी हुई है कि कैसे रामायण में राम की कहानी, और उसमें पुराण में और जो भी होता है महाभारत में कौन सी कहानी है, ठीक है ना। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक एवं पंचतंत्र की कहानियों के रूप में भी लिखकर सुरक्षित किए गए हैं। जातक कथाएं अक्सर स्तूपों के रेलिंग तथा मतलब जातक कथा वो होती थी जो स्तूपों की रेलिंग पर तथा अजंता की गुफाओं वगैरह में लिखी जाती थी, ठीक है ना। विज्ञान की पुस्तकें। अब विज्ञान की पुस्तकों के बारे में हम जानते, जैसे कि आप सबको पता है आर्यभट्टियम एक विज्ञान की पुस्तक है, ठीक है ना, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। आर्यभट्टियम, ठीक है ना, और ये लिखी गई है संस्कृत में, ठीक है ना, और इसको लिखा है आर्यभट्ट जी ने, ठीक है ना। और इसमें और कुछ नहीं, बस यही बताया गया है कि दिन तथा रात
और उनकी घूर्णन के बारे में, कैसे मतलब दिन होती है, कैसे रात होता है और किस तरीके से पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये सब होता है, ठीक है ना, यही बताई गई है इसमें। कह रहे हैं इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक की एक पुस्तक लिखी। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन एवं रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने के एक वजह से ही होती है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मानने की विधि को भी ढूंढ निकाले, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, और इसके बारे में आप पता लगाइए कौन कौन से थे जिनका नाम इन्होंने बताया। ठीक है। शून्य अंकों के प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नई चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में फैल गई। आज तो यह पूरी दुनिया द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसकी? जीरो की। ठीक है ना। आयुर्वेद आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई थी। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। एक था चरक, जो कि प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में थे, और दूसरा था सुश्रुत, जो कि चौथी शताब्दी ईस्वी में थी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र का एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत सिंह संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है, यानी कि सुश्रुत संहिता जो है उसमें शल्य चिकित्सा और चरक संहिता जो है उनमें किसके बारे में? चरक संहिता में दिया गया है औषधि शास्त्र के बारे में। ठीक है ना। तो इससे भी आप लोग को मिलान में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले कोई लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। उसने पौधे के रेशे, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसने पानी निचोड़ लिया। फिर सुखा कर कागज बनाए। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि का भी उपयोग किया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसमें तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इसी उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बागदाद से ही आई है, यानी कि सबसे पहले बनाई गई थी चीन में और आई यहाँ कैसे? बागदाद से। ठीक है ना। अब इसमें जो बात कही गई स्तूप के बारे में, मंदिर के बारे में, चित्रकला के बारे में, महाकाव्य के बारे में, कहानी के बारे में, पुराण के बारे में, गणित के बारे में और विज्ञान के बारे में, ये शब्दार्थ है, उपयोगी शब्द उपयोग हुए। स्तूप आप लोग को पता है जो राजा रानियां बनवाया करते थे। ठीक है ना। मंदिर जिसमें भगवान लोग पूजा करते, गर्भगृह और यही मंडप के बारे में। चित्रकला जो कि चित्रित किया जाता है। महाकाव्य आप लोग जैसे रामायण, महाभारत, कहानी सबको पता है। पुराण जिसमें मतलब अभी जो हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं उनकी संकलन कथाएं दी गई थी। गणित जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं शायद, विज्ञान जिसको हम लोग साइंस बोलते हैं। ठीक है ना। विज्ञान और मैथ में तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। अब हम देख लेते कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। स्तूप के निर्माण की जो शुरुआत हुई थी ना वो 2300 साल पहले से ही होना शुरू हो गई थी। अमरावती, ठीक है ना, 2000 साल पहले। कालिदास कब आए थे? 1600 साल पहले। लौह स्तंभ, भीतर गांव का मंदिर तथा अजंता के चित्रकारी एवं आर्यभट्ट, ये भी 1500 साल पहले की ही बात है। दुर्गा मंदिर के निर्माण 1400 वर्ष पहले ही हो चुकी थी। ठीक है ना। अब इसे आप लोगों को बनाना, आओ याद करें। स्तूप देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करने की जगह हुआ करती थी क्या? और शिखर किसे कहते थे? टीला को कहते थे। मंडप क्या होता था? स्तूप के चारों की तरफ वृत्ताकार पथ होती थी। गर्भगृह प्रदक्षिणा पथ किसे कहते थे? ये आप लोग को मिलान करना है। ठीक है ना। कह रहा है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण क्या होते थे? ठीक है ना। ये आप लोग को मिलान करना है। मिलान करने के बाद बना के मुझे सेंड कीजिएगा। खाली स्थानों को करना है। ठीक है ना। एक कौन से गणितज्ञ थे? देवी देवताओं की कहानियां कहाँ मिलती है? संस्कृत
में रामायण का लेखन किसने किया ये सब आपको बताना है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कुछ तिथियों पर एक नज़र, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए क्या है, हेल्पफुल है, और ये मैं लेके आई हूँ आप लोगों को बता देने के लिए, ठीक है। इस पूरी पुस्तक में हमने 2000 वर्षों के, और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जो क्लास 6 का लास्ट चैप्टर है, ठीक है ना, क्लास नंबर 11th है ये, ठीक है, जो कि क्लास 6 का लास्ट नंबर चैप्टर है, और कल से क्लास 7 की स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम लोग मध्यकालीन के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको पता है कि यहाँ पे हम लोग जो पढ़ते हैं वो पूरा पाषाण कालीन पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्यकालीन के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे 8 में मॉडर्न के बारे में, और ऐसे ही फिर जब हम लोग चले जाएंगे 10th में, 11th में और 12th में, तो इसी प्रकार से हम लोग 10th 11th 12th तक कंप्लीट करेंगे। जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा, और साथ में अगर अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे लिए भी हेल्पफुल हो जाए और आपके लिए भी और उनके लिए भी जो देखे, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, तो उसके साथ साथ हमें लाइन बाय लाइन पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप सबको होता है बिना लाइन बाय लाइन पढ़े आपका प्रीलिम्स का करना बहुत मुश्किल है, और अगर प्रीलिम्स ही नहीं कर पाओगे तो फिर मेंस में जाना तो नामुमकिन है, ठीक है ना। कह रहा है इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखा, घटनाओं प्रक्रियाओं के होने की अनुमानित तिथि की जानकारी दी है। अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते होंगे, इनमें तिथियां अलग अलग तरह से लिखी गई है। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब लगभग लिखा गया, यानी कि समझा जाए तो इसमें जो लिखा गया ना वो अच्छा लिखा गया, एनसीईआरटी है ना आखिर। जैसा कि पूरा पाषाण युग के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई हैं। मेहरगढ़ तथा कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत लगभग 6000 ईसा पूर्व में दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास 2700 से 1900 वर्ष ईसा पूर्व दी गई है। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक की दी गई है। उसके बाद महाजनपदों तथा गंगा नदी के मैदानों में यहाँ पे उसमें 500 ईसा पूर्व, लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे 2500 ईसा पूर्व, है ना। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325, चंद्रगुप्त का राजा बनना 321, और अशोक का शासन 272 से लेकर कहाँ 268 तक, ठीक है ना। और संगम साहित्य की रचना कब की गई थी, 300 से ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, ठीक है ना। कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी। अब हम लोग ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं। आप सबको पता है बीसी और एडी में अंतर, ठीक है ना, बीच में क्या है, और बीसी किधर है और एडी किधर है, ये पढ़ा चुके हैं हम पहले ही। अगर नहीं देखा अभी तक तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी की, ठीक है ना। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व। वल्लभी परिषद में साहित्य का संकलन कब हुआ था, 512 से 521, ठीक है ना। हर्षवर्धन का शासन काल इसी में बताया गया। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647, और चीनी यात्री ह्वेन का आगमन कब है, इसमें इतना है, ठीक है ना। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासनकाल की शुरुआत तिथि के रूप में तुम्हें एक अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती है कि यह तिथियां निश्चित नहीं, यानी कि मुख्य रूप से एक बात समझा जाए तो इसमें ये कह रहा है कि हिस्ट्री आपको ये नहीं कहेगी कि मुख्य रूप से इसी दिन हुआ था, लेकिन जब क्वेश्चन आपसे पूछेगी तो इसी दिन की पूछेगी, यानी कि हिस्ट्री आपको निश्चित नहीं बताएगी और क्वेश्चन आपसे निश्चित में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को जो है उसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। आई होप कि आप सभी को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पढ़ने का उम्मीद भी जगा होगा आप लोगों में, और कई बच्चे होंगे जो सीरियस में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 लेके। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर।